बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ इशालत और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, आज की दिलचस्प खबर यह है आगाज़ में ही कि सऊदी अरब में, जिस तरह आप जानते हैं कि बड़ी तादाद वहाँ पे उम्रा ज़ायरीन की मौजूद है और हर साल इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। इस बार तो रिकॉर्ड्स टूटे हैं, आपको पता है। लास्ट जो थर्सडे था उस पर एक दिन में 5 लाख उम्रा ज़ायरीन ने उम्रे की सआदत हासिल की है। और एक नई डेवलपमेंट वो भी आपके साथ शेयर कर दें। मस्जिद उल हराम की तीसरी मंजिल पर नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग की गई है और इसका कामयाब जो एक आजमाइश थी उस प्रोसेस को यकीनी बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये मंजर था, वहाँ पे जो उम्रा ज़ायरीन थे उन्होंने भी देखा। और ये जो जिद्दत है, ये जो सहूलत कारी है, बेसिकली ये उम्रा ज़ायरीन के लिए, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें फौरी तौर पर अगर कोई वहाँ पर इमरजेंसी से हम देखते हैं कि जब हज के दिन होते हैं या उम्रा ज़ायरीन ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं तो वहाँ पर भगदड़ मचने से लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं, या फिर किसी को वैसे कोई इमरजेंसी आ गई है तो उसके लिए ज़ायरीन को के प्रॉब्लम्स को देखते हुए और उनको सहूलत फ्राहम करने के लिए ये एक आजमाइशी लैंडिंग की गई है हेलीपैड के ऊपर। और हेलीकॉप्टर की एयर एम्बुलेंस जो है वहाँ पर कामयाब अपनी लैंडिंग कर चुकी है। आपसे ये सहूलत वहाँ पर दस्तियाब होगी। और जुनैद, आपने भी देखा होगा जब आप गए हैं तो वहाँ पर जितना रश होता है और लोग जिस तरह से, मैं कहती हूँ कि वहाँ पर जाकर तो आपको डिसिप्लिन का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि आप अल्लाह के हजूर आप ठीक कह रही हैं, लेकिन धक्के देना वक्त के साथ साथ असल में कुछ नेचुरल चीज़ें भी हैं। जहाँ पे एक वक्त में लाखों लोग जमा होंगे तो वहाँ पे नेचुरल है कि भगदड़ मचने के इम्कानात मौजूद होते हैं। लेकिन काबिल तारीफ़ है, काबिल दाद है वो तमाम एफर्ट्स, वो तमाम कोशिशें। हमें उस वक्त ऐसा फील हो रहा होता है कि थोड़ा सख्त रवैया है, थोड़ा सा जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग हैं वो सख्त रवैया अपना रहे हैं। लेकिन ये उनकी भी मजबूरी है, हमें उसे भी देखना होगा कि इतने बड़े हुजूम को कंट्रोल करना, उन्हें मैनेज करना और उनके लिए सारी सहूलियात फराहम करना उनके लिए भी चैलेंज होता है। और इसमें मुसलसल जो तौसीही काम चल रहे हैं, जो तामीरी काम चल रहे हैं, वो भी एक जिम्मेदारी है। जुनैद, लोग सुनते भी नहीं है, लोगों को अगर कुछ रूल्स, कुछ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस भी है ना इशाल, वो मुख्तलिफ जगहों से लोग आए होते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग का मसला होता है, उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन चीज़ों को बेहतर किया जा रहा है। लैंग्वेज बैरियर तो हैं, लेकिन वहाँ पर जो सहूलियात डे बाय डे दी जा रही हैं वो बहुत ही खुशाइंद हैं और हम इसको काबिल सताइश करार देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और टॉप 5 स्टोरीज जो है वो शामिल कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जनाब। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि कीवीज और शाहीन के दरमियान जो 5वां और आखिरी T20 है वो कल खेला जाएगा। और हमारे जो कप्तान हैं वो कहते हैं कि कल का जो खेल होगा बिल्कुल वो पुरआज़म भी है। वो कहते हैं कि बेहतर परफॉर्म करेंगे। अल्लाह करे जी ऐसा हो जाए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एक ही मैच हम जीते हैं और उस एक मैच को देख के लग रहा था हम कभी हारे ही नहीं। और जितनी बार हम हारते हैं उसको देख के, उस परफॉर्मेंस को लेके, अब ये आखिरी मैच में 115 रन से हम हारे हैं। तो देखते हैं कि क्या बनता है कल। इसके अलावा बात होगी आज ईद से कबल बारिशों के नए सिलसिले का इम्कान है। अच्छी खबर है मौसम के हवाले से, महकमे मौसमियात ने ये नवीद सुना दी है। और इसके अलावा आज ये भी बात होगी कि बाय पोलर डिसऑर्डर की पहचान कैसे की जाए, कभी खुशी कभी गुस्सा, आखिर माजरा क्या है। और जनाब इसके बाद हम बात करेंगे ईद उल फितर का। अब करीब है, इंतज़ार हो रहा है। मुस्तहकीन और गुरबा को इसमें ना भूलें। सदका फ़ितर की फजीलत क्या है और किन लोगों को सदका और फ़ितर दिया जा सकता है, इसके ऊपर भी तफसील से होगी बात। और फिर आपको बताएंगे कि कराची में ईद के बाद बेकारियों की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करने का फैसला कर लिया गया है। और अभी सख्त इंफॉर्मेशन ये आ रही हैं कि सख्त किस्म के इक़दाम अभी भी जारी कर दिए। अच्छा, अब ये है कि अब भिखारियों पर तफसील से हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ से तो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से तो दूसरे मुल्कों में हम भिखारी भर भर के जहाज़ों में भेज रहे हैं, तो उनके ऊपर भी काबू हमें सफरी पाबंदियां भी बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं जुनैद। तो ये तो सुबकी है, बदनामी है, इस पर बात करेंगे आगे चल के। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं कीवीज और शाहीनों के दरमियान 5वां आखिरी T20 कल खेला जाएगा। चौथे T20 में पाकिस्तान ने बैटर्स ने बुरी तरह नाकामी का सामना किया। ओवरऑल तो सब ने हिस्सा डाला इस नाकामी में, लेकिन 115 रन से जो शिकस्त है ये सवाल निशान है। तो पीजा मीर साहब, साबिक क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे मीर साहब आपको प्रोग्राम में। बड़े खदशात हैं और जिसको कहते हैं ना, पहले हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल थी लेकिन अब प्रिडिक्टेबल हो चुकी है। अब हमें पता चल जाता है कि ना होने के बराबर है इम्कानात और वैसा ही करती है हमारी टीम। 5वां मैच है, इज्जत बच पाएगी लगता है? जुनैद, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये जो हम मैच जीते हैं ये कैमियो है। अब ऑब्वियसली वो लड़के दोनों बैट्समैन अच्छा खेल गए। उसमें एक डिसएडवांटेज मैं जरूर कहूंगा, कई लोगों के एक्सक्यूजेस नहीं है। हम हारे, बिल्कुल फेयर हारे, क्योंकि न्यूजीलैंड, जिस तरह कि कल सलमान आगा ने भी कहा है कि वो अच्छा खेले और हर डिपार्टमेंट में आउट प्ले किया पाकिस्तान को। लेकिन देखो, जब 2 प्लेयर्स खेलते रहे तो एक मैच में जो बाकी प्लेयर्स थे उनको चांस नहीं मिला बैटिंग करने का।
सो वो बिल्कुल ही आउट हो गए वो। सो जी। अगला मैच में ये सारे एक मैच माइनस गए अंदर, जो कि एक्सक्यूज नहीं है, बट स्टिल इनके नेट्स होने चाहिए थे, इनको नेटिंग कराते जो कराते, लेकिन हमारी एप्लीकेशन बड़ी खराब थी। मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि एक मैच पे शाहीन शाहीन हो गए, तो अगले मैच में क्या क्या कहूँ क्या हो गए। हम एक तो चढ़ाते इस तरह है कि जिस तरह ये वर्ल्ड बीटर्स हैं, ये अनप्रिडिक्टेबल साइड है, इसमें प्रिडिक्शन कोई नहीं है, और जीत जाएंगे। वो कहते हैं ना, विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट एंड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। लेकिन फिर हम सब ये एक चीज़ जो हम लोग मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं वो ये है कि हम बार बार हारते हैं और उसमें हमारा तसलसल हमने कायम रखा हुआ है। हमने जो एक मैच जीता था उसके बाद हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद अब जीत का तसलसल कायम करने वाली है हमारी पाकिस्तानी शाहीन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ जिसकी हम खदशात जिसका इनके ऊपर रखे हुए होते हैं। अब एक वनडे स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि टॉम लेथम जो है वो टीम की क़यादत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी नयाद जो है मोहम्मद अब्बास वो पाकिस्तान के खिलाफ वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आप क्या समझते हैं, किस तरह से स्क्वाड को देख रहे हैं? अब क्या परफॉर्मेंस कोई बेहतर होती हुई नजर आ रही है आपको? और हमारे कप्तान कहते हैं कि परफॉर्मेंस अब बेहतर होती जाएगी, अब वो जमकर खेलने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये कोशिश पहले नहीं हो सकती थी? और अब क्या देख रहे हैं आप, स्क्वाड को किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले क्यों नहीं हो सकती थी? कर्फ्यू लगा हुआ था, कोई क्यों नहीं खेल सकते थे? ये इन्होंने अपने आप को अप्लाई नहीं किया, बल्कि अब आगे चलो, देखो तनकीद होती रहेगी, आगे चलो अगले मैच के अंदर नए लड़के खिलाओ, जो आपके रिजर्व साथ गए हुए, इन सबको खिलाओ, ताकि इनका एक एक्सपोजर हो। सीरीज तो आप हार गए हो, न्यूजीलैंड ले गया सीरीज आपसे, लेकिन फॉर फ्यूचर रेफरेंस आप इन लड़कों को, जो नए लड़के हैं रिजर्व में हैं, इन सबको खिलाओ। क्या होगा यार, इनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आपने जो तीर मारना पहले 2 मैचेस में मार दिया आपने। आप एक मैच हार गए 9 विकेटों से, एक 5 विकेटों से, वो भी मैं कहता चलो वो सेकंड मैच है, बारिश होगी, 15 ओवर में हो गया, ठीक है, बट कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूजीलैंड ने आपको हराया है ऑन लाइन लेंथ एप्लीकेशन। इनको चाहिए अब कि कल लंबा सोचें। हार जीत लगी रहती है, पाकिस्तान जीतेगा भी हारेगा भी, लेकिन हम बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, हमारा पता नहीं लगता हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आगे सोचते हुए नए लड़के जो रिजर्व्स हैं इनको खिलाओ, उनको मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। और यही एतराज़ हो रहा है मीर साहब के T20 के अंदर भी कुछ लड़कों को बिठाए रखा है, उनको आजमाया नहीं गया। जब हार ही रहे हैं तो कम से कम नए लड़कों को तो आजमा लें कि शायद कुछ बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए। लेकिन ये जो अभी वनडे स्क्वाड है, इसके अंदर भी बोर्ड का कहना है कि 8 ऐसे खिलाड़ी हैं स्क्वाड में जो कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। वही खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल का हिस्सा भी थे, तो एक साइकोलॉजिकल कितना प्रेशर होगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर। फिर होम ग्राउंड भी है कीवीज़ का, किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए? अच्छा जुनैद, यहाँ आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बोर्ड ने कहा है। भाई बोर्ड का इससे क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, सिलेक्शन कमेटी का ताल्लुक है। बोर्ड अपना काम करे, हम हर चीज में बोर्ड को रगड़ देते हैं। ये बोर्ड का काम ही नहीं है, ये तो आपके जो सिलेक्टर्स गए हैं और आपका कैप्टन है, ये उनका काम है कि भाई बताएं कि अगले मैच में कौन खेलेंगे। तो ये बोर्ड बिल्कुल साइड पे रखें। अब यहाँ मुझे पता है क्या करेंगे, ये तनकीद करेंगे मोहसिन नक्की के ऊपर, हाँ जी उसने ये कर दिया वो। मोहसिन खुद थोड़ी खेलने आया है, ये तो लड़के खेल रहे हैं, और ये जो आपके सिलेक्टर्स हैं ये इनकी सिलेक्शन है, मोहसिन नकवी की नहीं है। बात तो ठीक है। So the question here arises कि आपने अपने उन लड़कों को अब आपने चांस देना है जो आप समझते हैं कि अगली सीरीज के अंदर भी होंगे। देखो हम बड़ी बात करते हैं कि कदाफी स्टेडियम हमने कर लिया 90 डेज में। आपको पता है कि गाबा जो कि ब्रिस्बेन का स्टेडियम है, उसको 2032 में तैयार करेंगे। अभी से प्लान है, कितने साल हो गए? 7 साल। अब तो 90 डेज के अंदर हम तैयार कर रहे हैं। वो 7 साल पहले कि जब ओलंपिक्स खत्म होंगे, इमीडिएटली गाबा विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू मॉडर्न स्टेडियम। तो हमें लंबा सोचना। अच्छा, तो जब हम लोग स्टेडियम की बात कर रहे हैं और आप बार बार कहते हैं कि हमें लंबा सोचना है, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है और इसी तरह से उसी स्ट्रेटजी के साथ हमें काम करना चाहिए। हम अगर पिचेस की बात कर ही रहे हैं, ग्राउंड्स की बात करें, तो हम इस तरह की पिचेस अभी तक बना नहीं पा रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे उन खिलाड़ियों को या उन टीम्स के साथ कम्पीट कर पाएँ। हम अपने खिलाड़ियों को उस तरह से तैयार नहीं कर पा रहे। उसकी बेसिक वजह भी यही समझी जाती है कि हमारी पिचेस उसके हिसाब से बनाई नहीं जाती, क्योंकि हमारी पिचेस के ऊपर जब क्रिकेटर्स खेलते हैं, चाहे कोई बाहर की टीम है चाहे हमारी अपनी शाहीन खेल रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा रन रेट यहाँ पर बन जाता है। ये पिचेस बड़ी आसान है और बाहर जाके पिचेस हमें बड़ी डिफरेंट मिलती हैं। तो क्या समझते हैं कि इसके ऊपर, पिचेस के ऊपर काम होना कितना ज़रूरी है? सिर्फ स्टेडियम्स की बिल्डिंग तामीर कर देना काफ़ी होगा?
सबसे पहले तो आपको चाहिए एक कमांडिंग कैप्टन। कैप्टन किसी की कोई जिसकी कोई अथॉरिटी हो और कोई समझता हो कि उसने टीम कैसे खिलानी है। अब जब इमरान खेलता था, आपके देखो वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, अताउर रहमान, ये लड़के सारे खेला करते थे। अब क्वेश्चन इज़ ये तेज़ विकेट्स बनाते थे। क्यों? इनके पास वो एक रेpertoire था सारा इसका। आज आपका कप्तान इसकी तो मुझे नहीं लगता इसकी कुछ से है। ये तो जो ग्राउंड्समैन या जो सिलेक्टर्स हैं वो तैयार करके दे देंगे, इसने मैच खिला देना है। आपको ओवरऑल सारों के अंदर ये जो आपने सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाकी जो जितनी भी मैकेनिज्म है क्रिकेट बोर्ड की, ये सिलेक्टर्स की और टीम की और ऑफ कोर्स आपके ग्राउंड्समैन की, एक कोहेजन होनी चाहिए। आपने देखना है कि आपके पास टैलेंट क्या है, किस किस किस्म के बॉलर्स हैं। अब आपके पास एक स्टार बॉलर अबरार है, भाई उसके लिए कैसे तैयार करें या दूसरे के लिए कैसे तैयार करें, आप उस तरह करो। हम उस तरह नहीं सोचते हैं ना। हम या तो पूरे स्पिनर खिला देते हैं। आपको पता है T20 के अंदर ये जो सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी विकेट टर्न कर रही है, हमने स्पिनर को खिलाया नहीं। हर टीम के अंदर स्पिनर खेल रहा है। मुझे बताओ ये किसकी हिमाकत है, किसकी है, मुझे बता लेकिन दें। लेकिन हमारे सब स्पेसर्स भी तो परफॉर्म नहीं कर रहे, और जिन स्पेसर्स की बात, जिन स्पिनर्स की बात हो रही है, या इब्रार को आप स्टार बॉलर कह रहे हैं, आपको लगता है कि वो भी स्टार के मयार पे पूरा उतरते हैं? क्या हो गया है कि हमारी जो स्ट्रेंथ थी अब उसके अंदर भी कोई चार्म नज़र नहीं आ रहा? मीर साहब, बैटिंग के अंदर तो हम पहले ही सफ़र कर रहे थे, बॉलिंग भी हमारी काबिल जिक्र नहीं रही, ये हो क्या रहा है? जुनैद, ये आपको रेस्ट देना पड़ेगा नसीम को और इसको शाहीन शाह अफरीदी। ये स्टार बॉलर्स हैं, हमने इनको बर्न आउट कर दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा। पहले जब ये फ्रेश लड़का था, ये शाहीन, इसने पहले 2-3 ओवरों में ये आउट कर देता था। इसके अंदर वो चीज रही नहीं है। ये स्टेलनेस आ जाती है, हर एक के अंदर आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आ जाती है। तो उस लिहाज से अब आप कहें शाहीन को, यार आप एक सीरीज रेस्ट करो, अपने आप को रिफ्रेश करो, अगर आपने खेलनी है डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलो, अपने आप को रिवाइव करो एंड देन कम बैक। अच्छा पीटी साहब, कल का मैच जो होने जा रहा है, इसमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीत जाता है पाकिस्तान तो? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये मेरे ख्याल कोई 1848 का सवाल है कि आप क्या करते हैं टॉस करके। आप जो मर्जी कंडीशंस हो, आपने उन उसके कंडीशंस लिए में तैयार खेलना होना है। चाहिए, आप ठीक। देखो ना जुनैद, आप प्लान करके जा रहे हो बिल्कुल कि ठीक यार है। अगर टॉस जीतेंगे तो हम ये करेंगे, और भाई अगर टॉस हार गए फिर तुम्हारा प्लान क्या है? तुमने दोनों प्लान्स रखने कंटिजेंसी कि तुमने किस तरह खेलना है, क्या करना ओके, तो जाए कुछ बदलती ऋतुओं की, और आपको पता है कि महकमे मौसमियात ने एक और अच्छी नवीद सुनाई है। मार्च तक, यानी कि 27 मार्च तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की। लेकिन बात यह है कि पेशगोई हमेशा होती है कि इस बार बारिशें होंगी, मौसम जो है वो तब्दील नहीं, आप होता भरोसा हुआ रखें, नजर आ आप रहा है कि उन पे, नहीं हो रहा। ऐसी भी मैं तो बात हर बार भरोसा रखती हूँ, लेकिन खदशात जो होते हैं कि बादल कहीं उड़ तो नहीं जाएंगे, ऊपर से तो नहीं गुजर जाएंगे, ऊपर से नहीं गुजर जाएंगे। बहरहाल जी, बर्फबारी और बारिश दोनों की नवीद सुना दी गई है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर मेट हैं, वेलकम टू शो कहेंगे। अंजुम साहब, आप क्या कहते हैं इस बार बारिशों की जो नवीद सुनाई जाती है? हमेशा पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, मैं आपसे पूछती रह गई कि क्या बादल ऊपर से तो नहीं गुजर जाएंगे, और वही हुआ, बादल ऊपर से गुजर के चले गए। हमें सिर्फ बादल नजर आए, बारिश बरसती भी लेकिन वो लाहौर के ऊपर से गुजरे ना, बाकी जगहों पे तो शायद थोड़े बहुत बरसे इस बार क्या कहते हैं कि कहाँ कहाँ बारिशें मुतवक्के हैं, कितना अच्छा स्पेल रहेगा ये बारिशों का? जी बहुत शुक्रिया। और ऐसा हम अंजुम साहब आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। ये जो मौसम का मामला है ये बड़ा कंसर्निंग है आवाम के लिए, क्योंकि आगे आ रही है ईद, और ईद में चंद दिन बाकी रह गए हैं, और अगर ईद के ऊपर थोड़ी रिमझिम होती है या उससे पहले भी बारिश हो जाती है तो मौसम सुहाना हो जाएगा, लोग एंजॉय करेंगे। लोग एंजॉय करते हैं, लोग जानना चाहते हैं, जब बिल्कुल बाहर निकलते हैं लोग एंजॉयमेंट के लिए। और अगर जुनैद वही मसाइल हैं जिन्होंने फर्शी शलवार पहननी, हाँ, तो वो तो फर्श गीला होगा, क्योंकि ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी होता है, और ज्यादा पानी होगा तो आपके कपड़े और खास तौर पे फर्शी सलवार वो भीग जाएगी। तो आपने थोड़ी ऊंची करके पहननी है। जिसने भी फर्शी सलवार सिलवारी है, मैं हैरान हूँ कि औरतों के साथ साथ मर्द भी सिलवा रहे हैं। वो कौन से मर्द हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? ये इनको भी महकमा मौसम अंजुम साहब फिर से हमारे साथ फोरकास्ट का पता नहीं है। अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, जो हम फोरकास्ट आपसे जानना चाह रहे थे, इस बार मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है या फिर इस बार फिर वही फोरकास्ट जो है, और कहाँ कहाँ बूंदें बरसेंगी? जी
बहुत शुक्रिया। लाहौर के लिए ऐसा कुछ इतने अच्छे इम्कानात तो नहीं हैं, ताहम शुमाली पंजाब के जो दीगर अजला है जैसे सियालकोट, नारोवाल, पिंडी और उससे मुलेका इलाके, आपका जो पोटोहार रीजन है, उसके बाद जो वेस्टर्न पंजाब के इलाके, यहाँ पर एक अच्छी बारिश और कई इलाकों में तो यालाबारी के भी इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ साथ गलियात और मरी और अपर KPK में तो एक अच्छी स्नोफॉल के भी इम्कानात मौजूद हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पंजाब में ओवरऑल बारिश का इम्कान है, गो कि लाहौर में नहीं है, लेकिन बारिश अगर पंजाब में कहीं पर भी होती है तो मौसम सुहाना हो जाता है। एक जो गर्मी की लहर है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी वाक़ई होती है। तो आप क्या समझते हैं कि मौसम में कोई बेहतरी आएगी इन बारिशों के बायस? हवाएं चलने के कोई इम्कानात हैं? देखें जी, इस बारिश के स्पेल के बाद 27 तारीख से लेकर 31 तारीख यानी कि 31 मार्च तक तो मौसम कदरे बेहतर रहेगा। तहम 1 अप्रैल से इस बात की तवक्को है कि दोबारा जो टेम्परेचर है स्पेशली मैदानी इलाकों के, वो दोबारा 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाएंगे। ओह, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ईद हमारी गर्मी में ही गुजरेगी। जिन इलाकों में बर्फबारी होने जा रही है, कितनी हैवी स्नोफॉल की तवक्को है वहाँ पर? और ये जो स्पेल है बारिश का, क्या सिर्फ बूंदाबांदी होगी या फिर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है? मूसलाधार बारिश होगी। देखें जी, कोयटा में आज सुबह हल्की फुल्की बारिश हुई है, ताहम इस बात की तवक्को है कि मज़ीद बारिश होगी। इसी तरह KPK के अक्सर इलाकों में अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह शुमाली पंजाब में जो बारिश होगी वो एक अच्छी बारिश होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पोटोहार रीजन में कई इलाकों में जो है साथ में जालाबारी के इम्कानात भी मौजूद रहेंगे। तो जहाँ जहाँ पे बारिश है वहाँ पर अच्छी बारिश है। ताहम जो आपके फैसलाबाद और इसके मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। मे बी के लाहौर में कोई बूंदा हो जाए, लेकिन कोई खास इम्कानात मौजूद और नहीं। KPK पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से इशार भी जानना चाह रही हैं, क्या बर्फबारी मुतवक्किल है या वहां पे भी बारिश होगी? देखें जी, KPK के जो इंतहाई जो शुमाली पहाड़ है वहाँ पर तो एक अच्छी बर्फबारी के इम्कानात हैं। ताहम अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पर बारिश के साथ ज़ालाबारी और कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। क्या कोई एहतियाती तदाबीर भी अपनाने की ज़रूरत है अंजुम साहब? क्योंकि हम देखते हैं जैसे ईद की छुट्टियाँ होती हैं तो हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इन इलाकों की तरफ निकल जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ निकल जाते हैं। तो कोई एहतियाती तदाबीर जो आप बता सकें जो अपनानी चाहिए उनको? देखें, आज से लेकर 27 मार्च तक जब तक ये बारिश का सिलसिला है तो इस दौरान तो ऑफ कोर्स सी बात है कि लैंड स्लाइडिंग का भी पहाड़ी इलाकों में बहुत खदशा होता है। ताहम जब ईद की छुट्टियां आएंगी और ईद के दिन आएंगे उस वक्त उन दिनों में कोई इस किस्म का जो है वो बारिश का स्पेल मौजूद नहीं है। लोग जाकर इंजॉय कर सकते हैं शुमाली इलाकों में। ताहम इस बात का ख्याल रखें कि ट्रैफिक के कवानीन को प्रॉपर जो है मद्देनजर रखते हुए उन इलाकों में जाएँ। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद थे। और तवक्को के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें मुतवक्के हैं और नॉर्दर्न एरियाज़ में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, तो उससे मौसम कदरे बेहतर हो सकता है। लेकिन आपने ज़्यादा खुश नहीं होना, क्योंकि जैसे ही अप्रैल का आगाज़ होगा 1 अप्रैल से गर्मी की एक लहर जो है दोबारा से आ रही है। सूरज आंखें दिखाने को तैयार है। टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसे एक किस्म का डिप्रेशन भी कहा जाता है। ये एक जहनी आर्जा है जिसमें इंसान का मूड बदलता है और तवानाई भी मुतासिर होती है। कभी वो गुस्से में आ जाता है और कभी वो एकदम से मुस्कुराने लगता है, कामों में दिलचस्पी कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म होकर शुरू जी। और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो इससे काफ़ी मुतासिर होती हैं, आपकी सलाहियतें इससे मुतासिर होती हैं। आसान अल्फाज में कहा जाए तो जो शख्स इसका शिकार होते हैं इनमें मिजाज, तवानाई और काम करने की सलाहियत में तब्दीलियाँ रुनुमा हो सकती हैं। वजूहात क्या हैं? डॉक्टर अली अजमल साहब हमारे नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग। थैंक यू। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले तो अगर कोई इसका शिकार हो चुका है किस तरह से पता चलेगा, और थोड़ा सा इसकी वजूहात भी बता दीजिएगा। देखिए, इसकी सिम्टम्स अगर बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करें तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स हैं। ये 2 पोल्स हैं, यानी कि डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं एक तरफ। कभी कभी ऐसे लोग जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनमें एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, वो बिल्कुल थके थके रहते हैं, सोए सोए रहते हैं, मूड ख़राब रहता है और लाइफ की तरफ मायूसी होती है, कोई काम करने को दिल नहीं किया और इस तरह की कोई लेथार्जिक किस्म की फीलिंग और पेसिमिस्टिक भी होते हैं। लाइफ से उनकी कोई इतनी ख़ास उम्मीदें वाबस्ता नहीं होती। एक तो ये इस तरह की सिम्टम्स हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी दूसरी सिम्टम भी है जिसको हम मैनिक स्टेज कहते हैं। वो सिम्टम्स बिल्कुल ही इसके उलट हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा उछल कूद कर। की निशानी है 2 वाले की? जी देखिए, ये बाइपोलर की 2 तरह की सिम्टम्स हैं। एक तो सिम्टम्स डिप्रेशन की जो अभी हमने बात की, और दूसरी जो सिम्टम्स हैं वो मेनिया की सिम्टम्स हैं। उसमें उसके बिल्कुल ही बरक्स सिम्टम्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ऐसे लोगों में,
एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, झगड़ा करेंगे। अच्छा, ये दो तरह के लोग होंगे या एक ही शख्स में ये दोनों चीजें भी हो एक ही सकती हैं? शख्स में ये दोनों कैफियत होंगी पॉसिबली। वो घड़ी तोला घड़ी माशा, वो जो वो एक मुहावरा है, वो इन पे पूरा उतरता है। तो पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि किसी में एक तरह की सिम्टम्स लेट से एक हफ्ते के लिए रहे और अगला हफ्ता जो है उसका वो उस तरह से गुजरे कि बहुत एनर्जेटिक है, फ्यूचर के बारे में बहुत लोगों को परेशान कर दे, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है, एग्जैक्टली झगड़ा भी कर रहा है और एनर्जी जैसे कि उसमें कोई चीज़ें आ गई हो, एक जगह पे टिक के नहीं बैठना और बहुत ज़्यादा बोलना। अब आप देखिए कि इसमें होता है ऐसे है कि ये दो तरह की मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। एक सिम्टम्स में इंसान बहुत ही कम उसकी एक्टिविटी हो जाती है और दूसरी सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है। अब बाइपोलर डिसऑर्डर हम तब कहते हैं जब एक टाइम में एक तरह की सिम्टम हो। फॉर इंस्टेंस कुछ मरीजों में ऐसा होता है कि एक हफ्ता एक तरह की सिम्टम्स रहती है बट डाउन डाउन रहते हैं, नेक्स्ट वीक उनका एक्स्ट्रा ही कोई एक्साइटेड होता है। लेकिन ऐसा होता इसका इलाज भी है, ट्रीटमेंट क्या इसकी, किसके पास जाना चाहिए, किस तरह से पता चलेगा कि ये आप बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं और अब इस डॉक्टर का इंतखाब करना चाहिए, माहिर नफ्सियात बेहतरीन रहेगा या कोई मेडिकेशन दूसरी लेनी पड़ेगी? देखिए, जहाँ तक जहाँ तक ज़हनी व नफ्सियाती बीमारी का मर्ज़ का ताल्लुक है तो ऑब्वियसली वो तो माहिर नफ्सियात डॉक्टर के ही पास जाना पड़ेगा। अभी जो आपने मेडिटेशन वगैरह की बात की, ये चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं लेकिन बहुत थोड़ी। यानी कि अगर किसी को ज़हनी मसला है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है या और मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी व नफ्सियाती मसले हैं तो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करना, थोड़ा सा मेडिटेट कर लेना, उसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह कर लेना, ये सारी बहुत रिलैक्स करता है, कुछ हद तक इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है या कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, मर्ज है, तो इससे उसका इलाज बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मेडिकेशन की जरूरत होगी उसे, कुछ हद तक फर्क तो पड़ेगा। देखिए, मेडिटेशन है या जैसे फिजिकल एक्टिविटी है वो तो नॉर्मल लोग भी करें, तो ऑब्वियसली हमें कुछ इसके पॉजिटिव मेडिसिन जी मेडिसिन की बिल्कुल आम। इसमें फिर देखा ये जाता है कि किस हद तक उसका मर्ज बढ़ा है। कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, तकरीबन कोई 150 के करीब ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियां, एक हद तक तो हम उसको लाइफस्टाइल चेंजेस करके उसके अलावा कुछ इस तरह की मेडिटेशन वगैरह के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक हद से कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला बढ़ जाए, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसमें फिर मेडिसिन के बगैर बढ़ने की बात आप कर रहे हैं, उसमें क्या किसी को आप नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आप अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों के लिए भी आप नुकसानदेह हो सकते हैं? क्या एक्सट्रीम के सिम्टम्स? जी बिल्कुल नुकसानदेह हो सकते हैं। सबसे पहले तो बाइपोलर डिसऑर्डर में आमतौर पे सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती हैं लोगों में। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इनका मसला ये होता है अपने लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। किसी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, काम अगर करना शुरू करेंगे तो हो नहीं पाएगा, थॉट्स इनके जो हैं एक जगह पे स्टिक नहीं रहेंगे, कभी ये सोचना कभी वो सोचना, लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप ख़राब रहेंगे। गर्ज के जिस शख्स को कोई भी ऐसा मसला है उसकी ज़िंदगी का हर एक जो एरिया है वो इफ़ेक्ट होगा। ये तो अपने लिए नुकसान हो गए। लोगों की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप इनके ठीक नहीं रहते, झगड़ा वगैरह कर लेते हैं, बाज़ औक़ात लोगों के बारे में इनके जहन में अजीब व गरीब किस्म के वहम आ जाते हैं जो कि आमतौर पर जब लोगों से डिस्कस करते हैं तो लोग भी ऑब्वियसली ऑफेंड हो जाते हैं। वो तो ज़्यादातर लोग नहीं समझते। ये सारी चीज़ें इस स्टेज पे इंसान पहुंचता क्यों है? वो क्या मुहर्रकात हैं, वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान इस मर्ज का शिकार होता है? वो भी तो जाननी ज़रूरी है। बिल्कुल जी, ये ना मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं। ये आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन किया। बाज़ औक़ात इस चीज़ को कंफ्यूज किया जाता है कि इस पर कोई असर वसर कर दिया है, कोई जादू टोना हो गया। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। ये जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसकी ख़राबी होती है। जैसे कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ मादे हैं, जैसे फ़र्ज़ करें खून की कमी जिस्म को हो गई तो दिमाग को भी कभी केमिकल्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ये मसला होता है। इसके जहाँ तक वजूहात की बात है, देखें कुछ जेनेटिक फैक्टर एक बहुत बड़ी वजह है। ये आमतौर पे फैमिलीज़ में होता है। अगर किसी के पेरेंट्स में किसी एक को बाइपोलर डिसऑर्डर या किसी भी किस्म का ज़हनी व नफ्सियाती मसला है तो चांसेस ज़्यादा है कि बच्चे में भी होगा। एक तो जेनेटिक फैक्टर हो गए, उसके बाद कुछ हमारे लाइफ के स्ट्रेसेस, लंबे अरसे के लिए परेशानियां अगर आती रहें, कोई ट्रॉमास, कोई बुरे वाक़यात आते रहें, या बचपन में अगर किसी के साथ कोई अच्छा बचपन ना गुजरे, कोई पेरेंट्स का अच्छा सलूक नहीं है, कोई घरेलू झगड़े हैं, या इसके अलावा कोई बचपन में बहुत मुश्किल हालात किसी ने देखे हों, तो इस वजह से अच्छा, ये बच्चों में भी हो सकता है? क्योंकि हम बात करें जेनेटिक ये डिसऑर्डर जो है वो ट्रांसफ़र भी आगे होता है, तो क्या बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? जी बिल्कुल, बच्चों में आजकल बाइपोलर डिसऑर्डर काफ़ी हद तक कॉमन पाया जाता है। उसकी एक तो बड़ी वजह जेनेटिक फैक्टर है और फिर दूसरा पेरेंट्स के झगड़े। अगर घर का माहौल
हर वक्त टेंस रहेगा तो ऑब्वियसली बच्चे को स्ट्रेस तो होती है, और एक लंबे अरसे तक स्ट्रेस लेते लेते बच्चे को बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। आजकल तो जो घरेलू झगड़े हैं वो बच्चे में बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई भी ज़हनी व नफ्सियाती मर्ज की सबसे बड़ी वजह है। इसमें आप देखें कि आजकल डिवोर्स रेट रिकॉर्ड पे है, खुला डिवोर्सेस हो रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे को एक पेरेंट आमतौर पे उसकी अपब्रिंगिंग करता है, जिसकी वजह से उस पेरेंट पे बच्चे की काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं और बच्चे की ठीक तरह से टेक केयर नहीं कर पाता। परेशानियां, मुश्किल में बच्चा घर बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार वो बच्चा भी हो सकता है और बड़े भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मौजूद थे नात ख़ां, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने जिस तरह से नात रसूल मकबूल पेश की है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम अपने टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। हमारे दीगर मेहमान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा सीरत स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी। और हमारे साथ मोहम्मद अनस आसिफ रिजवी भी मौजूद हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं और कुछ देर में आपसे भी कलाम सुनेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है नाज़रीन, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। महंगाई आपको पता है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई अच्छे खाते कमाते अमीर यानी कि बड़े लोगों को भी कमर तोड़ रही है, किसी को बख्श नहीं रही। तो ऐसे में ज़कात फ़ितर बहुत ही ज़रूरी है और ये यकीनी तौर पर क्योंकि ये ईद उन लोगों की भी है जो कि इस्तिताअत नहीं रखते हैं, उन गरीब और मसाकीन की भी है जिनको अल्लाह ताला ने आपको इसलिए नवाजा कि उनकी भी इमदाद की जा सके और वो आपकी इमदाद के मुंतज़िर होते हैं। और माह रमज़ान के अंदर जिस तरह से फ़ितराना हम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, हमें कहा जाता है कि फ़ितराने के साथ साथ आप ज़कात दें ताकि उन लोगों की भी ईद हो सके खासतौर पे कुछ खरीद नहीं सकते। रमज़ान जब ख़त्म होता है तो यकुम शवाल होता है, रोज़े ईद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ और उजला लिबास ज़ेबतन फरमाते थे। ज़कात फ़ितर ईद की नमाज से पहले आपको फ़ितराना भी देना होता है। इसकी रेशो कितनी होती है, कितना हम पे वाजिब है, कितना फ़र्ज़ है, इसी हवाले से डॉक्टर साहब से रहनुमाई लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा एक तो कि सही वक्त क्या है फ़ितराने का और किस पर कितना लागू होता है, क्योंकि इसमें भी कुछ है ना कि गंदम का और पनीर का और खजूर का और किशमिश, इसके अंदर थोड़ा फ़र्क है। तो कम अज़ कम कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप दे सकते हैं? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और रमज़ान मुबारक के ज़ैल में जबकि हम इसके अख्तामी मराहिल में हैं, मैं ये समझता हूँ ये उन्वान बड़ा ही बामकसद है और बामानी है। और हमारे यहाँ अमूमी तौर पर इसको एक रस्म के तौर पर तो अदा किया जाता है, लेकिन इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में कितनी कदर व मंजिलत है, रमज़ान में जो हमारी इबादत हैं उस पर इसका असर कितना ज़्यादा है, इसकी तरफ तवज्जो ज़रा कम हुआ करती है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईद उल फितर के से पहले आपने फ़ितराना अदा करना होता है, जिसे उर्फ़ आम में हम फ़ितराना भी कहते हैं, फ़ितरा भी कहते हैं, ज़कातुर रमज़ान भी कहते हैं और ज़कातुस सौम भी कहते हैं। तो ये अपने नाम और मफ़ाहिम से वाज़ेह है। हुज़ूर ने फरमाया कि ये ईद की नमाज से पहले देना इसलिए ज़रूरी है कि ये इसके देने की सबब आपके जो रमज़ान मुबारक में रोज़ों की तकबूलियत के हवाले से जो कमी बेशी आ जाती है, कोई लग़्व बात आपकी ज़ुबान से निकल जाती है, कोई करख्त बात निकल जाती है, किसी की दिल आज़ारी का ज़रिया बन जाता है आपका कुछ अमल या आपका फ़ेल या आपका कौल, तो वो जो रोज़े की सेहत को और उसकी रूहानियत को मजरूह कर देने वाली चीज़ें हैं। फ़ितराना बुनियादी तौर पर उनकी कज़ा के तौर पर है या उनकी कंपनसेशन के तौर पर ये तो एक तोहफ़ा है फिर। जी हाँ, बेशक इसकी बड़ी अहमियत है और यकीनन इसमें सब पूरी उम्मत का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि ये ईद उल फितर की नमाज से पहले आपने इसको अदा करना होता है। लेकिन मुस्तहब अमल ये है कि इसे जितना जल्दी हो सके रमज़ान के आगाज़ में दिया जाए तो आगाज़ में भी दे सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। जी हाँ, जो चीज़ मैं जानना चाह रही थी ना वो यही है कि कहा जाता है कि ईद की नमाज से पहले अगर कोई आपके घर में मेहमान भी आ गया है तो उसका भी आप पर फ़र्ज़ है, वो फ़ितराना भी आप अदा करते हैं? जो फ़ितराने की वाजिबियत है ना, यानी किस पर ये वाजिब है, वो तो एक आकिल बालिग मुसलमान जो है उसके ऊपर है और साहिब निसाब मुसलमान पर है। साहिब निसाब का मतलब ये होता है कि जिसके पास अपनी ज़ाहिरी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद कुछ सामान मैसर हो तो उस आदमी के ऊपर फ़ितराना देना वाजिब है। और अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनका फ़ितराना भी जो वालिद है उसके सरबराह पे है। मेहमान जो आया है अगर वो बालिग नहीं है और आपके पास है तो फिर तो यकीनन आपने देना है, और अगर वो खुद बालिग है तो फिर वो या उसके वालिदैन अपने साथ है तो फिर वो अदा करेंगे। एक बात, दूसरी बात इसके हवाले से जो जानने वाली बड़ी अहम है वो ये है कि ये जो जैसे हम अभी सामीन और नाज़रीन को बता रहे हैं कि यकीनन ये ईद की नमाज से पहले शवाल का चांद नज़र आने से लेकर ईद की नमाज तक इसकी वाजिबियत का वक्त है, यानी ये वाजिब वक्त ये है। लेकिन मुस्तहब के तौर पर इसे रमज़ान के आगाज़ में, रमज़ान के दरमियान में, किसी वक्त भी दिया जा सकता है। मफ़हूम इसका ये है कि ये
अपनी खुशियों के साथ ज़ाहिरी तौर पर मेरे रोज़े की जो कमी कोताही है वो भी इससे पूरी होती है। और आखिरी मुआशरे रोजे के में अंदर अगर कोई कोताही हुई है तो फिर जाहिर बात है कि आपको बेहतर और इसकी अफजलियत तभी होगी जब शवाल का चांद नजर आ जाए। जी, अफजलियत तो यकीनन उस तरह ही है, लेकिन उससे पहले भी उसी नीयत से दे दिया जा सकते सकता है। और ये पहले देना इसलिए इसको ज़्यादा इसकी हौसला अफजाई की गई है कि ताकि बाकी लोग जिन तक ये पहुँचना है, ये पहुँचना शरई फ़कीर के पास है। शरई फ़कीर का मतलब ये है कि जो जिस पर ज़कात वाजिब है, मुसाफिर है, मरीज़ है, जो मिस्कीन है, जो माजूर है, उसको आपने देना है। और इस अंदाज में देना है कि वो यानी अपनी ईद की खुशियों में अपने बच्चों को और ख़ुद को शरीक बताना ज़रूरी तो नहीं है, यकीनन इसको इस तरह एलानिया बताना जो है वो इसकी शराइत में शामिल नहीं है, बता दें तब भी कोई हर्ज नहीं। अच्छा, दोनों तरह किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी जो सिचुएशन चल रही है महंगाई का, क्योंकि दौर है, हम देखते हैं कि जो अमीर है वो भी इस वक्त तो इस्तात नहीं रखता कुछ खरीदने की, तो गरीब जो कि बहुत ही कम सैलरीज पर हैं, आपके घर के मुलाजिम हो सकते हैं, वो उनका घर चलना तो चूल्हा उनका वैसे ही नहीं चल पा रहा होता, तो क्या उन पर भी वाजिब हम दे सकते हैं उन्हें? देखें, बुनियादी बात है कि सबसे पहले तो शरई फ़कीर आप अपने गिरदो पेश में देखें। आप ऐसे लोगों को देखें जिनके पास बुनियादी दुनिया की जो ज़रूरियात हैं, जो एक ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी वसाइल हैं, वो तक मौजूद नहीं हैं। जो ज़कात के ज़ैल में तफसीलात कुरान हकीम ने बता दी हैं ना, बिल्कुल उसी अंदाज में यतीम, मिस्कीन, मोहताज, माजूर, मुसाफिर, मरीज़, इन सब के ऊपर इसको जो है वो इसका इतलाक़ होता है। लेकिन फिर इसमें आपने दो चीज़ों को म्यार रखना है। एक तो ये है कि मसलन एक आदमी मिस्कीन है तो आपने फ़ौरन आपकी तवज्जो में आ गया, लेकिन उसके साथ ही दूसरा मिस्कीन भी आपकी तवज्जो में है, तो अब उन दोनों में से जो ज़्यादा मिस्कीन नज़र आ रहा होगा, यानी जो ज़्यादा मुस्तहक होगा, उसको आप देंगे। एक बात। और दूसरी बात और दूसरी बात भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ, हाँ जी बिल्कुल, इसको कई लोगों में भी तकसीम किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि इसका इस बात से ताल्लुक़ नहीं है। सबसे पहले कुरान हकीम हमें ये तरगीब दिलाता है कि जब भी आप इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करें, यानी अल्लाह के रास्ते में कोई चीज़ भी खर्च करें, फितराने के तौर पर हो, ज़कात जो सालाना है उसके तौर पर हो, आम नफली सदक़े के तौर पर हो, खैरात के सदक़े पे हो, ताकि हुस्ने सलूक के सदक़े में हो। सबसे पहले आपने जो जितना आपके करीबी खूनी रिश्ते में है, सबसे पहले वो आपका मुस्तहक है। यानी मुआशरे के अंदर बहुत सारे मुस्तहक मौजूद हैं। जी, सबसे पहले बिल्कुल उनको रिश्तेदारों को भी मैंने अर्ज़ किया कि हर वो शख्स जिसको ज़कात दी जा सकती है उसे फितराना दिया जा सकता है। और जैसे कुरान हकीम ने ज़कात की तरजीहात मुतय्यन की हैं, इसी तरह फितराने की भी वही तरजीहात है कि पहले खूनी रिश्ता होगा। ऐसे ज़रा मुकम्मल कर दूँ, सबसे पहले खूनी रिश्तेदार, उनके बाद आपके जो करीबी अजीज़ अकारिब हैं, यानी खूनी रिश्तेदारों के बाद जो दूसरा आपका कोर सर्कल होता है बहन भाइयों के अलावा, तीसरा सर्कल फिर आपके जो करीबी हमसाए हैं, पड़ोसी जो आपके साथ रहते हैं, फिर आपके वर्क प्लेस पर काम करने वाले, आपके घरों में काम करने वाले, इनके बाद फिर आप आमद और नास की तरफ। अब आ जाए जरा उसकी क्वांटिटी पे, कितना पर पर्सन लागू होता है? सरकार दो आलम सल्लम से हम तक जो तरगीब पहुँची उसमें तो ये मामूल था कि ये मुख्तलिफ जो अपनी अपनी माली इस्तात है ना, उसके मुताबिक इसको आसान कर दिया गया। यानी 1.25 किलो का तसव्वुर है सरकार दो आलम से जो हम तक पहुँचता है गंदम के हवाले से। और गंदम वो जो आप उस मेयार की जो आप रोज़मर्रा अपने घर में खाते हैं, यानी 1.25 किलो के हिसाब से आप उसका हिसाब निकालेंगे, निसाब निकालेंगे। जो लोग ज़रा उससे बेहतर इस्तात रखते हैं वो 3.5 किलो जौ के हिसाब से निकालेंगे, जो उनसे ज़्यादा बेहतर है वो 3.5 किलो खजूर के हिसाब से निकालें, और जो उनसे ज़्यादा बेहतर है वो 3.5 किलो किशमिश के हिसाब से निकालेंगे। सरकार दो आलम ने इन चारों ज़राए के साथ जो है वो अपने ज़माने का फितराना अदा किया है। और मैं बड़ी दयानतदारी से ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि अपने अहबाब की तवज्जो इस तरफ हम दिलाएँ कि हम अमूमी तौर पर जो मिनिमम होता है वो गंदम वाला हम उसको बुनियाद बनाकर दे देते हैं और मुतमईन हो जाते हैं। हालांकि अपनी आसानी कीजिएगा, वो कबूल तब होना है जब मेरी अपनी माली हैसियत के मुताबिक मैंने उसके मुताबिक दें। अच्छा, अब थोड़ी सी आसानी कर दीजिए। अब एग्जैक्ट जो रकम बनती है गंदम कम मिनिमम से लेके और जो मैक्सिमम है किशमिश है या पनीर है, उसकी जरा अमाउंट बता दें हमारे नाज़रीन को कि पर पर्सन कितने। हर इलाके में उसका अपना अपना एक रफ आइडिया, लेकिन मैंने जैसे पहले आपको अर्ज किया कि अब आटा जो है या गंदम जो हम अमूमी तौर पर चक्की वाला जो लोग खाते हैं, हम तो गांव देहात के लोग हैं, हमारा तो मामला और है, लेकिन जो चक्की वाला आता है वो कुछ 2.5 किलो के 250 रुपए के हिसाब से वो बनता है। और जो किशमिश है वही बता रहा हूँ 250 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कितना 1.25 किलो कितने बनता है। इसी तरह जब आप किशमिश पे आते हैं तो वो कुछ 6000 के करीब बन जाती है। खजूरों में आप हम सब जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो राइज खजूरें हैं, मैं कल ही देख रहा था कि वो तकरीबन 12 किस्म की अकसाम, उनमें हर एक की अपनी अपनी कीमत है, जिससे आप रोजा इफ्तार करते रहें भाई, उसे करें। और अगर उससे ज्यादा बेहतर हालत का फितराना भी दे सकें तो ये अल्लाह के यहाँ ज्यादा पसंदीदा। और एक बात बड़ी अहम है, ये मिनिमम क्वांटिटी है, इससे ज्यादा भी फितराने की नीयत से आप देंगे तो अल्लाह के यहाँ बराबर हिसाब रखा जाता है और वो उसका अजर अलग दिया जाएगा। 2.5 किलो या 3.5 किलो, 3.5 किलो। तो ये आटा जो है, आटा यानी गंदम जो है वो आपने 2.5 किलो के हिसाब से देनी है, बाकी तीनों चीजें जो है वो 3.5 किलो के हिसाब से आपने उसकी तरफ। ये अमाउंट बनेगी 800 से 900 रुपए।
ये तकरीबन अगर आप वो तो साहिब इस्तात के ऊपर है कि जितनी जितनी इस्तात कोई रखता है। अगर डॉक्टर साहब हम बात कर लें ज़कात की भी, क्योंकि वो भी हमें रमज़ान मुबारक में देनी होती है, तो ज़कात का तरीक़ाकार क्या होता है और वो भी क्या ईद उल फितर की नमाज से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है या कभी भी कर सकते हैं? हमें ये बात समझनी चाहिए कि ज़कात जो है साल भर आपके पास वो चीज़ जो आपकी बुनियादी ज़रूरत से बढ़कर है, यानी जो सहूलत के लिए आपने अपने पास रखी है और आपके ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। दो बातें, बुनियादी ज़रूरत हो और आपके ज़ेर इस्तेमाल हो, साल भर आपके पास रहे। इनके अलावा जो कुछ साल भर आपके पास रहता है उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज होती है। अब हमारे यहाँ एक बड़ी गलतफहमी पाई जाती है इस्तेमाल जो आप इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की, उस पर जो रोज़मर्रा आपका मामूल में साल भर में आपने जिसको दयानतदारी से आप खुद सोचें, आपको अंदाजा है आपने एक चीज़ कितनी मरतबा इस्तेमाल की है, अगर वो आपके मामूलात का हिस्सा है तो फिर यकीनन उसके ऊपर, अगर मामूल का हिस्सा नहीं है, मामूल का हिस्सा नहीं है, एक और मसला भी है, सहूलत में आ जाएगी ना, तो सहूलत पर आपको। अच्छा, अगर फर्ज किया कोई शख्स या कोई वालिद ये कहते कि जी मैंने अपने बच्चों के लिए रख दिया, उसकी शादी के लिए जेवर रख दिया है, वो बैंक में पड़ा हुआ है एक ऐसी जगह पे जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा और वो कई साल से नहीं आ रहा, तो क्या उस पर लागू नहीं होगी ज़कात? इतनी आपके तवील फिक्र में से मैंने एक उसका हिस्सा लिया और उस पर मैं आपको फैसला सुना रहा हूँ। आपने मुझे खुद फरमाया कि वो इतने अरसे से इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो सादा सी तशरीह है दीन की कि अगर इस्तेमाल में नहीं आ रहा, खा उसे किसी भी नीयत से रखा गया है, अगर वो इस्तेमाल में नहीं है इसका मतलब बुनियादी ज़रूरत की चीज़ भी नहीं है और बुनियादी इस्तेमाल में उनके नहीं आ रही है, रोज़मर्रा के मामूलाती इस्तेमाल में भी नहीं आ रही, तो इसलिए उसके ऊपर ज़कात होगी। अब ज़कात कौन अदा करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। जिसकी मिल्क होता है उसने अदा करना होता है। अमूमन ख़वातीन हमसे पूछती हैं कि हम तो वर्किंग लेडीज़ नहीं हैं, हम तो खुद कमा नहीं रही हैं, तो हमारी ज़कात कौन देगा? तो सादा सा उसूल है, दीन का तकाजा ये कि जिसकी मिल्क में वो चीज़ है, जिसकी मलकियत है, वो ज़कात अदा करेगी। आप अपने दीगर ज़राए से वो ज़कात अदा करें और अगर कोई और ज़रिया आपका नहीं है तो फिर जो माल आपके पास मौजूद है उसमें से ज़कात के हिस्से का माल आप बेचकर उसकी रकम जो है वो गरीबों तक पहुँचाएंगे, तब आपकी ज़कात जो है वो कबूल। जज़ाकल्लाह। आसिफ रिजवी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में आपने नात रसूल मकबूल पेश किया। हम अपने टॉपिक की जाने वापस आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे फितराने की और ज़कात की। फितराना जो है, क्या आपने जिस तरह से बताया कि वो अशिया की मद में आप रुपए दे सकते हैं, हमने अगर किसी को कोई कपड़े ले दिए, कोई अनाज ले दिया, रमज़ान मुबारक का महीना है, किसी को कोई राशन दे दिया, क्या वो उसकी मद में फितराना काउंट होता है या फितराना वो कैश अलग से देना पड़ता है? अगर आप सबसे अफजल तो ये कि जिन्स की शक्ल में, सरकार दो आलम के ज़माने में तो जिन्स की शक्ल में दिया जाता था। ज़ाहिर आप उस तरह जिन्स ज़रूरत नहीं है, तो उम्मत का इस बात पर इत्तफाक है कि आप उसकी रकम दे सकते हैं, ताकि रकम एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। कोई आदमी अपनी ज़रूरत को ज़हन में रखते हुए इसका जो है वो फ़ैसला करे कि उसने उसको कैसे खर्च करना है। ये जो कपड़ा और बाकी चीज़ें हैं, अगर उसको भी उस कीमत को तसव्वुर में लाते हुए दिया, यानी आप रखें, आप ख्याल रखें कि ये कपड़ा कितनी कीमत का है और मेरा फितराना कितना बनता है, तो वो भी एक सूरत हो सकती है देने की। लेकिन फ़ी ज़माना सबसे बेहतर हालत यही है कि आप कैश फॉर्म में उसको दें, ताकि उसके लिए अपना इंतखाब करना आसान हो, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों पर ज़्यादा आगाह है, अपनी ज़रूरतों को, अपने मसाइल को वो ज़्यादा जानता है। और बुनियादी तसव्वुर ये है कि उसे ईद की खुशियों में शरीक किया जाए। अब ये वो खुद बेहतर समझता है कि उसके घर की, उसके बच्चों की, अफराद खाना की क्या ज़रूरत है जो ईद की खुशियों का जरिया बन सकती है। तो रकम दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। के हवाले से कि किस तरीके से अदा किया जाए कि अगले को तकलीफ का की बाइस भी ना बने कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। दीन रहमत हमें ये बताता है कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह की कोई सूरत भी है जिसमें आप रकम की शक्ल में, माल की शक्ल में किसी को कोई चीज़ पहुँचाते हैं, तो दीन रहमत इकलौता निज़ाम हयात है जो ये बताता है कि देने वाला जो है ना वो मोहसिन नहीं है, लेने वाला मोहसिन है। क्योंकि लेने वाला था तो मेरी ये इबादत कबूल हो रही है, मेरे जज्बा अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा है। अगर दुनिया में कोई लेने वाला मौजूद ही ना होता तो मेरा ये नियत इरादा सिर्फ नियत इरादे की हद तक रह जाता। दीन रहमत का तसव्वुर तो ये कि लेने वाले को उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए पूरी ताज़ीम और वक़ार के साथ उसे अपना मोहसिन समझते हुए ये चीज़ दी जाए। एक बात और आखिरी बात जो इस ज़ैल में है कि ये जो फितराने का सदका है, ये ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले देना होता है। जो इसके बाद लोग देते हैं वो आम सदक़े के तौर पर तो कबूल होता है, लेकिन ये जो सदका वाजिबिया है, यानी जो वाजिब सदका है, उसके तौर पर ये शुमार नहीं होता। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अलामा साहब मौजूद थे, डॉक्टर पी तारिक शरीफ ज़ादा साहब, और हमारे साथ दो नातख़्वां भी मौजूद थे। आपने नात रसूल मकबूल भी सुनी, और जो हमारा टॉपिक था वो भी यही था कि जो फितराना है वो वक्त पर ही अदा करना ज़रूरी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज़्यादा तलकीन भी फरमाई है कि आप जो फितराना है वो ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर दें, और वो भी हमने तरीक़ाकार आपको बताया है। और जिस तरह से आप अगर बहुत ही साहिब इस्तात हैं तो उस हिसाब से आप अपना फितराना जो है वो अदा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।